Good morning, students. Welcome to fourth class of this chapter. In our previous lecture, we did electronic configuration, atomic radii, ionization enthalpy, and electronegativity of boron family. And today we shall be learning few more things. So let us start. Students, आज हम करेंगे First thing is why boron forms only covalent compounds. इसका रीजन जानेंगे. फिर है why anhydrous aluminium chloride is covalent, but it becomes hydrated. When it becomes hydrated, it becomes ionic. Third point हम डिस्कस करेंगे. Thallium is very good oxidizing agent in its +3 oxidation state. Fourth will be the trivalent compounds of boron group or family are Lewis acids. Why they are Lewis acids? इस डिस्कस करेंगे. फिर है कि aluminium chloride exists as dimer. What is the reason behind? Sixth point रहेगा डिस्कशन का. Boron cannot extend its covalency beyond 4, while other members of the group can go up to 6. तो बोरोन केवल मैक्सिमम 4 कोवलेंसी क्यों शो करता है, बाकी 6 कैसे कर लेते हैं ये जानेंगे. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी BOH4 नेगेटिव एंड AlH2O6 3 पॉजिटिव. ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी शेप्स और हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस करेंगे. सो चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें. अब चलिए कंपाउंड्स की बात करते हैं कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स कैसे होते हैं. बोरोन से स्टार्ट करते हैं. बोरोन हैज़ 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और बोरोन के बारे में एक क्वेश्चन आमतौर पे आता है कि इसके कंपाउंड्स जो हैं कोवलेंट होते हैं. बोरोन फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स या वाई कंपाउंड्स ऑफ बोरोन और आर नॉट आयनिक. बड़ी सिंपल सी बात है. बोरोन के पास है 2s22p1 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन. ये है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से कर लेंगे. और ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, स्मॉल साइज, तो क्या है, it has very high ionization enthalpy, शॉर्ट में लिख रहे हैं हाई ionization enthalpy. और अगर इसमें आयनिक कंपाउंड बनाना है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं. पहले को लिए डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऐड करनी पड़ेंगी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे ही हाई है. सो due to very small size of boron, the sum of its first 3 ionization enthalpies is quite high, बेहद हाई है. So जब आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर पाएंगे. रिमूव नहीं कर पाएंगे तो बोरोन का केटायन नहीं बन पाएगा. ओके, केटायन नहीं बनना तो एनायन क्यों नहीं बन सकता. एनायन इसलिए नहीं बन सकता, आयनिक बॉन्ड जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक केटायन होता है और एक एनायन होता है. केटायन वो होता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाई, तो ये केटायन नहीं बन सकते. अब दूसरी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2, बहुत लो है. एनायन बनने के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है. इट हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट कैनॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड. और सिंपल सी बात, अदरवाइज वेरी हाँ सिंपल आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको. ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, हाउएवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लो, सो इट कैनॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड. तो क्या करेगा, देयरफॉर इट फॉर्म्स 3 covalent bonds by sharing its 3 unpaired electrons, and it forms covalent compounds जैसे BCl3, BF3,
एट्सेट्रा कैसे बनेंगे, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयरिंग BH3 एट्सेट्रा, ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसने डाल दिया जैसे BH3 है, एक के बदले एक एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से बोरोन के 2 4 6 वैलेंस शेल में फिर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो पाए, 6। दिस अगेन इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि बोरोन के वैलेंस शेल में आपके पास हो पा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन जब ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है नॉर्मली। तो चलिए उस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम अब एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, कोवलेंट और आयनिक की ही बात कर लेते हैं, बाकी बातें फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स बोथ काइंड ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट। हालांकि इसके कोवलेंट कंपाउंड्स ज़्यादा हैं आयनिक की अपेक्षा। नाउ वाई एल्यूमिनियम फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स वेयर एज बोरोन डज नॉट, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो जो बोरोन की दिक्कत थी वो इसकी आसानी है। बोरोन हैज़ वेरी स्मॉल साइज, its ionization enthalpy is very high, so it could not form ionic bonds. But size of aluminium is big, its ionization enthalpy is low. Therefore, it can afford to lose its 3 electrons and form ionic bonds. तो क्या कि aluminium has big size, low ionization enthalpy in comparison to boron, so aluminium can form aluminium 3 positive. So it forms ionic bonds. बट जहाँ पे एनर्जी के हिसाब से वाइबिलिटी नहीं बनेगी वहाँ पे एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, 3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेगा। तो ये आयनिक भी बना लेगा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण, और कोवलेंट भी बना लेगा। रहे इसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो वो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इसके बाद कुछ तो कम हुई ही है। तो उनके भी कुछ कंपाउंड्स आयनिक हैं और कुछ कंपाउंड्स कोवलेंट, दे मेक बोथ काइंड ऑफ कंपाउंड्स। एक बोरोन ही था जो केवल कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता था। ओके, इवन एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम जैसे GaCl3, AlCl3, AlF3 ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ये। इनकी क्या खासियत है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस इज कोवलेंट। जब इसको आप पानी में डालेंगे तो एल्यूमिनियम H2O6 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव, बेसिकली Al2Cl6 होता है, ये Al2Cl6 होता है। तो ये और 6 ही इस तरह से ये बन जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al2Cl6 कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ही है, डाइमराइज किया होता है, क्यों होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये होता है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड is covalent but hydrated aluminum chloride, or when it is put into water then it becomes ionic. क्यों? इसलिए कि यहां पे एनहाइड्रस जब है तो एल्यूमिनियम को किसी की मदद नहीं है, अपने ही दम पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने थे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई लगी तो लूज नहीं किया और 3 क्लोरीन्स के साथ क्या बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वाटर में गए तो एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मौका मिल गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, Al3 पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी। पर वाटर में जब Al3 पॉजिटिव बनेगा तो Al3 पॉजिटिव क्या है, केटायन है। वाटर में जैसे ही आपने एल्यूमिनियम से Al3 पॉजिटिव बनाया, आपका बहुत खर्चा आया एनर्जी का, लेकिन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जैसे ही बन गया तो ये तो बड़ा प्रॉफिट का सौदा हो गया, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बड़े सारे मॉलिक्यूल्स लिपट जाएंगे। किसके, वाटर के। ऐसे इसके इर्द गिर्द एक एनवेलप बना लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स।
ठीक वैसे जैसे आप गीली बॉल को रेत में फेंक दें तो गीली बॉल के साथ क्या चिपक जाएगा, रेत की एक लेयर चिपक जाएगी। उसी तरह एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव क्या है, गीली बॉल, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, रेत। वाटर मॉलिक्यूल्स ओ नेगेटिव, अपना नेगेटिव टर्मिनल एल्यूमिनियम की तरफ करेंगे और इसके साथ ढेर सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएंगे। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएंगे तो एक एनर्जी निकलती है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बनते हैं तो एनर्जी निकलती है, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि एल्यूमिनियम एनहाइड्रस स्टेट से वाटर में गया तो यहां पे तो कोवलेंट बॉन्ड बना रखे थे, वाटर में जाके इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। वहां इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए इसका एनर्जी का बहुत खर्चा आया, लेकिन जितना खर्चा आया उससे ज्यादा खर्चा वसूल हो गया, एनर्जी निकल आई। जितनी एनर्जी यहां खर्च हुई उससे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज हुई, जब एल्यूमिनियम को किसने कवर कर लिया, वाटर ने, और फिर वहां से क्या निकली, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ने किसको कवर कर लिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो खर्चे से ज्यादा क्या हो गई, आमदनी, इसलिए वो काम हो गया। तो एल्यूमिनियम जब AlCl3 जब वाटर में गया तो उसने कोवलेंट फॉर्म नहीं रखी अपनी, उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, आयनाइज हो गया। आयनाइज होने के लिए जो खर्चा लगा उससे ज्यादा खर्चा उसने वसूल कर लिए जब उसके साथ वाटर ने अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाए, एंड इट बिकेम आयनिक। तो क्या लिखेंगे, anhydrous aluminum chloride is covalent due to high ionization enthalpy of aluminum. But when it is put into water, when it is hydrolyzed by water, the amount of energy used for ionization enthalpy, सीधा, the high ionization enthalpy is compensated by the hydration energy of aluminum 3 positive in water. Therefore, it gets ionized and it becomes ionic in water. तो स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ एक आगे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जाने चाहिए। एक बात पूछी जाती है कि वाई थैलियम 3 means thallium in +3 oxidation state is a very good oxidizing agent, or it is a very strong oxidizing agent. देखें, थैलियम +3 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी अपनी रिडक्शन हो और वो दूसरी स्पीशी का ऑक्सीडेशन करवा रहा हो, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा रहा हो और खुद एक्सेप्ट कर रहा हो। यानी कि इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है कि वाई थैलियम 3 पॉजिटिव इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या वाई थैलियम 3 तो इसमें रिएक्शन कुछ इस तरह का रहता है, ऐसे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि थैलियम फटाफट 3 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव में क्यों चेंज हो जाता है, इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है। और पूछने का तरीका है कि वाई इट इज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फटाफट क्यों एक्सेप्ट कर लेता है किसी दूसरे से या स्नैच कर लेता है। ओके, आपको मालूम है जब हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट किया था तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि थैलियम 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन थैलियम 3 पॉजिटिव ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब इसके 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल कॉम्बिनेशन में, तब ये ज़्यादा स्टेबल है, और जब वो S और P के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं देन इट इज़ लेस स्टेबल स्पीशी। सो देयर इज़ द आंसर। सीधा बोलेंगे आप कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम 3 is less stable than thallium 1 positive, in thallium in +1 oxidation state. Therefore, thallium 3 positive readily changes into thallium 1 positive by accepting 2 electrons. Hence, it acts as a strong oxidizing agent. Okay, इससे अगली बात क्या थी एक और, ये जो बोरोन फैमिली है पूरी की पूरी, इसके पास क्या है,
s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, यूजुअली जिसमें से एक इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, प्रमोट करवा लेते हैं। तो इस कारण से इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको जो भी पार्टनर फिर मिल जाए बॉन्ड्स बनाने के लिए, उनके साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं लाइक दिस। और फिर ये कंपाउंड्स ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक BF3, BCl3, AlCl3, GaCl3 एटसेट्रा, सभी के सभी। तो इनको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली, 3 जब बॉन्ड्स बनाएंगे। अब पहली बात तो अगर कोई ये पॉइंट उठता है कि व्हाई डू दे फॉर्म ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स, बड़ी सिंपल बात है, दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल and through them they form 3 covalent bonds and they form trivalent compounds। so ये तो कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स, जिसको फॉर्मूला मैंने ये दे दिया, ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली आर लुईस एसिड। अब ये बात है कि ये थोड़ी सी इस वक्त नई बात है। Why do they act as Lewis acids? ओके, तो वो इसलिए लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ये लीजिए, हमारा बोरोन से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोरोन है और BF3 का एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा फ्लोरीन। बोरोन क्या करता है, S और P के 2 ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज होते हैं, तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। sp2 का मतलब आप समझते हैं अच्छी तरह, 3 लोब्स इसकी इस तरह से हो जाएंगी, और ये वाली लोब जो है pz जो है, इट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड। इसको मैं इस तरह से बना देती हूँ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस तरफ फ्लोरीन है। फ्लोरीन का आपको मालूम है 1s2 2s2 और 2p5। फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। इट हैज जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, बोरोन का यहां पे 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाली लोब जो है खाली पड़ी है। बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब फ्लोरीन क्या करेगा, अपने pz ऑर्बिटल के थ्रू, pz में इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन 1 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स 3 फ्लोरीन्स ने बोरोन के साथ बना लिए। इन नटशेल व्हाट यू गेट इज, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद बोरोन की स्थिति देखिए, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के पास। इसी तरह एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम सारे जब 3 बॉन्ड्स बनाएंगे तो उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जो कि किसकी निशानी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में उसके। तो अब इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और वी कैन से टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दे नीड 2 more electrons for acquiring noble gas configuration और for completing their octet। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसके कारण जैसे अब ये BF3 है, BF3 F इस तरफ लिखती हूं मैं फिलहाल। इसको यदि NH3 जैसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनर मिलता है, आप देख रहे हैं NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो BF3 will accept this lone pair of electron from ammonia through coordinate bond। अब यहां पे ये क्या है, लुईस बेस, और ये क्या हो गया, लुईस एसिड। सो आपकी बात का जवाब, ये आपको ये सवाल पूछा जाए कि व्हाई द ट्राइवेलेंट
कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली एक्ट एज लुईस एसिड। तो आपने इतना ये स्ट्रक्चर तो पूरा बनाने की उस वक्त जरूरत नहीं, वैसे समझने के लिए जरूरी था, लेकिन आपने सिंपली क्या कहना है कि इन ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन फैमिली द सेंट्रल एटम, maybe it is boron, aluminum, gallium or whatever it is, central atom has just 6 electrons in its valence shell after bonding. So it needs 2 electrons to acquire noble gas configuration or to complete its octet, जो भी आपने लिखना हो. Therefore it readily accepts a pair of electrons from the donor and act as Lewis acid. Donor क्या हुआ? Lewis बेस हुआ. अच्छा, उसके बाद लुईस एसिड स्ट्रेंथ अगर देखी जाए, जैसे BF3 से थैलियम ट्राइफ्लोराइड या कोई भी हेलाइड या कोई भी ट्राइवेलेंट आप कंपाउंड ले लेंगे, तो उसमें इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, देन लेस स्ट्रॉन्गर एंड दैट विल बी द लीस्ट स्ट्रॉन्गर, प्रोबेबली जस्ट बिकॉज द साइज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. सो इससे अगली बात, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वैसे तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, बट इट एग्जिस्ट एज Al2Cl6, मीन्स 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड्स का कंबाइन करके एक यूनिट बन जाता है, और जिसको आप क्या कह सकते हैं? डाइमर. सो वन क्वेश्चन इज many times asked कि why aluminium chloride exists as dimer. देखें, डाइमर के तौर पे एग्जिस्ट करने का इसके पास क्या कारण है? जैसे ये है आपका एक एल्यूमिनियम, ये इसने 3 बॉन्ड्स बना लिए, और ये दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर ये मोनोमर के रूप में होते तो. अब इस एल्यूमिनियम की प्रॉब्लम क्या है? 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में. आफ्टर बॉन्डिंग 2, 4, 6, 2 की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट द ऑक्टेट. आपको मालूम है कि क्लोरीन जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 3 लोन पेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं, और वो ये हैं. अब क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कवर करने के लिए ये क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा. इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और दूसरे वाले एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. उससे क्या होगा? इसके भी 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और इसके भी 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. इसलिए इन्होंने, और ये वाला बॉन्ड एंगल होगा, इट विल बी 79 डिग्री, और जो बाहर की तरफ रहेगा दैट विल बी 118 डिग्री. एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं 206 पिकोमीटर, और एल्यूमिनियम का ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन के साथ, इट इज 221 पिकोमीटर. सो अब आपको ये स्टोरी समझ आ गई कि एल्यूमिनियम, अब इसको देखें तो ये Al2Cl6 है. क्यों डाइमराइज किया? जस्ट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट ऑफ बोथ द एल्यूमिनियम एटम्स ऑफ 2AlCl3, इट गेट्स डाइमराइज्ड. क्योंकि ये क्या है? बेसिकली तो लुईस एसिड्स ही हैं. अब इसके बाद इनके जो ट्राई हेलाइड्स हैं उनकी क्या खासियत है? जैसे BCl3 है, इसे आप वाटर में डाल देंगे, वाटर हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो ये बनाता है BOH4 1 नेगेटिव. वेयर एज AlCl3 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो बनाएगा AlH2O6 3 positive. Means it remains tetravalent, whereas it becomes hexavalent in presence of water. Let us see why. ये देखें, बोरोन
के पास 1 2 3 4 s और p, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 2p चल रहा है इसका. इट हैज मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक एनी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. तो बोरोन क्या करता है, इन चारों ऑर्बिटल्स को यूज करके 4 OH नेगेटिव्स के साथ अटैच हो जाता है. और फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 3 P यूज कर रहे हैं आप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है और ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल. ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट बोरोन हैज just 4 orbitals in its valence shell, so it can go just up to tetra covalency. बोरोन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 4 बॉन्ड बनाने तक जा सकता है और तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी. एल्यूमिनियम का देखते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर लिया. एल्यूमिनियम हैज 3s and 3p. जब थर्ड प्रिंसिपल शेल चल रहा है तो वेकेंट d ऑर्बिटल भी डेफिनेटली होगा इसके पास. अब जब एल्यूमिनियम हाइड्रोलाइज हुआ तो उसने अपने साथ 1 2 3 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड्स एस्टेब्लिश कर लिए. और उस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, हेक्सावेलेंट. और ये हेक्सावेलेंट क्यों हुआ, वो टेट्रावेलेंट ही क्यों रह गया, इसलिए बिकॉज अपार्ट फ्रॉम 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स इट हैड वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स. ये 2 इसको एक्स्ट्रा मिल गए. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करें, क्या हो जाएगी, sp3 और d कितना 2, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d2 एंड इन दैट केस शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल. अब ये डिफरेंस आप यहां देख सकते हैं, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सभी हेक्सावेलेंसी तक जा सकते हैं. सो इफ दिस इज ए क्वेश्चन कि व्हाई बोरोन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 4, या व्हाई boron can go up to tetra covalency but rest of the elements of its group can afford hexa covalency, yeah they can be hexavalent. तो बात सिंपल सी है, boron has no vacant d orbital, it has just s and p subshells where it has maximum 4 orbitals for making bonds, so it is at the most tetracovalent. बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल. एल्यूमिनियम में है तो गैलियम में भी होगा, इंडियम में भी होगा, थैलियम में भी है वेकेंट डी ऑर्बिटल. सो दे कैन एक्सटेंड और एनहांस देयर कोवेलेंसी फ्रॉम 4 to 6 और वो इस तरह से हो जाएगा. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल ये है और थैलियम की ये है. सो प्रेडिक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइवेलेंट केटायन. अगर इनको कनेक्ट किया जाता है विच विल फॉर्म ट्राइवेलेंट केटायन एंड किसकी रिडक्शन या किसकी ऑक्सीडेशन होगी. देखें, वैसे तो रिडक्शन पोटेंशियल से भी साफ दिख रहा है कि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, थैलियम की रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से हायर है. इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव. सो ये दिखती सी बात है कि थैलियम विल गेट रिड्यूस्ड एंड दिस विल get oxidized. This will oxidize aluminium. And अगर एल्यूमिनियम ने ऑक्सीडाइज, और दूसरी बात क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होके आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ट्राइवेलेंट केटायन तो एल्यूमिनियम बनाएगा. एंड मोरओवर आपको मालूम है कि थैलियम 3 पॉजिटिव तो वैसे ही लेस स्टेबल है देन थैलियम 1 पॉजिटिव ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो थैलियम 3 पॉजिटिव ऑलरेडी
स्टेबल नहीं है, तो इसका ट्राइवेलेंट केटायन होने का कोई मतलब ही नहीं है. सो वी कैन कंक्लूड दैट एल्यूमिनियम विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल फॉर्म trivalent cation, whereas thallium will get reduced and in no way it is going to form trivalent cation.